अक्रिस्टलीय ठोस किसे बोलेंगे? वह ठोस जिसका त्रिविम में घटक कणों की व्यवस्था अनिश्चित तथा अनियमित होता है, अर्थात घटक कण लघु परास व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यानी अगर हम कुछ ऐसे हमारे पास क्रिस्टल होते हैं जिसकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है और नियमित नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर है लघु परासी। लघु परासी का मतलब ये कि जब हम उनकी घटक कणों की संरचना बनाएंगे तो कोई कण बहुत दूर होंगे, कोई कण बहुत पास होंगे, एक नियमित क्रम में नहीं होंगे। अगर नियमित क्रम में नहीं होता है कोई भी क्रिस्टल का संरचना, अगर नियमित क्रम में नहीं होता है तो हम उस ठोस को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे यहाँ पे अगर हम बना लें, ये हमारे क्रिस्टल की संरचना है। अगर हम इसी में कोई घटक कण ऐसे रख दें, यानी इन घटक कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाए है और इन घटक कणों के बीच की दूरी कम है, फिर आगे देखते हैं कि इनके घटक कणों के बीच की दूरी कम, इनके घटक कणों के बीच की दूरी कम, फिर इनके घटक कणों के बीच की दूरी अधिक है। अगर किसी भी ठोस की संरचना का क्रम व्यवस्थित नहीं होता है तो उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं लघु परासी व्यवस्था, और उनकी संरचनाएं अनिश्चित तथा अनियमित होता है। उदाहरण मक्खन। मक्खन की संरचनाएं अनिश्चित होती है और अनियमित होती है। कांच की भी संरचनाएं अनियमित होती है। रबड़ की संरचनाएं भी अनियमित होती है और प्लास्टिक की संरचनाएं अनियमित होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखेंगे कुछ प्रश्न हैं जिसे हमें बताने हैं कि कौन से क्रिस्टलीय ठोस है और कौन से अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं, बोल रहा है कि निम्न में से प्रत्येक ठोस को आयनित, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है एक P4O10 यानी टेट्रा फास्फोरस डेकाऑक्साइड, और यह अमोनियम फास्फेट, ये सिलिका कार्बाइड, आयोडीन, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, पीतल, लिथियम ब्रोमाइड, सिलिका और रुबिडियम। पहले तो हम इसमें से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पहचान लें। तो ये P4O10, NH4 का थ्राइस, PO4, सिलिका कार्बाइड, I2 ग्रेफाइट, पीतल, लिथियम ब्रोमाइड, सिलिका और रुबिडियम, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे एक प्लास्टिक है जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो सबसे पहले अक्रिस्टलीय ठोस को हम यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी अब जो बचता है क्रिस्टलीय ठोस, उसमें हम वर्गीकृत करेंगे। एक तरफ लिखेंगे आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं और सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं। यहाँ पे जिसकी संरचनाएं बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और जिसमें सहसंयोजक का बंध पाया जाता है वह हमारा सहसंयोजक ठोस होता है या फिर नेटवर्क ठोस होते हैं। और जिसमें आयनिक का बंध पाया जाता है उन ठोसों को हम लोग बोलते हैं आयनिक ठोस। और जिन यौगिकों में सहसंयोजक का बंध पाया जाता है और उनकी संरचनाएं कॉम्प्लेक्स नहीं होती है वो सभी ठोस हमारा आणविक ठोस कहलाता है। और धात्विक ठोस, जितने धातुएं होंगे वो सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे लिखा गया है ये संरचना, ये अणु है। पहले यहाँ पे लिखा है आयनिक ठोस, तो पहले हम इसमें से आयनिक ठोस निकाल लेते हैं। हमारा ये लिथियम ब्रोमाइड आयनिक ठोस है। फिर आ गया अमोनियम फास्फेट, यानी जब हम अमोनियम फास्फेट को अलग करेंगे तो ये 3 आवेश इस पे आएंगे और 1 आवेश इस पे आएंगे, यानी इस पे प्लस आएगा और इस पे 3 माइनस आएंगे। तो ये हमारा आयनिक ठोस के अंतर्गत आएगा। और लिथियम ब्रोमाइड को, तो लिथियम को जब तोड़ेंगे तो लिथियम प्लस आएगा और ब्रोमियम माइनस आएगा। तो इन ठोसों को हम लिथियम ब्रोमाइड और अमोनियम फास्फेट को आयनिक ठोस के अंतर्गत रखा जाता है। आणविक ठोस, इसमें कौन कौन से अणु है तो हम यहाँ पे देखेंगे P4 यानी टेट्राफास्फेट और डेका ऑक्साइड, ये हमारे आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। और एक आता है I2, ये I2 और P4O10 आणविक ठोस है। अब धात्विक ठोस, तो इसमें जितने धातु होंगे वो सब हमारा धात्विक ठोस कहलाएंगे। तो पीतल धातु है और रुबिडियम, क्योंकि ये आवर्त सारणी के पहले ग्रुप का तत्व है तो ये हमारा धातु है, क्योंकि आवर्त सारणी के पहला
वर्ग में जितने तत्व हैं पहले दूसरे वो सभी धातु है। तो रुबिडियम भी हमारा धातु ठोस है, धात्विक ठोस है। अब आता है सहसंयोजक ठोस। तो इन सभी उदाहरणों में जिनकी संरचनाएं कॉम्प्लेक्स होगी और जिसमें सहसंयोजक का बंध पाया जाता होगा हम उसको बोलेंगे सहसंयोजक ठोस। तो यहाँ पे ग्रेफाइट की संरचना सहसंयोजक का बंध पाया जाएगा लेकिन उसकी संरचनाएं कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम इसको बोलेंगे सहसंयोजक ठोस। फिर सिलिका कार्बाइड भी ठोस के अंतर्गत आते हैं, या फिर सिलिका देखें तो सिलिका भी हमारा सहसंयोजक ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? एकक कोष्ठिका उसे बोलते हैं किसी संरचना का जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर या किसी घटक कणों की पुनरावृत्ति से अगर किसी संरचना का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उन क्रिस्टल में जो छोटे घटक अवयवी कण होंगे वो हमारा कहलाएगा एकक कोष्ठिका। जैसे दिया हुआ है एकक कोष्ठिका का परिभाषा, क्रिस्टल जालक में उपस्थित वह घटक जिसके पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है एकक कोष्ठिका कहलाता है। यह हमारा क्रिस्टल जालक है। इसमें यह जो लाइनें खींची गई है यह इन्हीं की पुनरावृत्ति से इन पूरे संरचना का निर्माण हुआ है। तो यह जो घटक कण है वो हमारा एकक कोष्ठिका होगा। अगर हम इसको बाहर निकालें उस क्रिस्टल से तो ऐसे निकल करके आएगा। यानी इन एकक कोष्ठिका के पुनरावृत्ति से इस पूरे संरचना का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एकक कोष्ठिका। अब जालक किसको बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। इसी एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से जो संरचनाएं प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक, इस क्रिस्टल जालक में इसी एकक कोष्ठिका का बार बार रिपीटेशन हुआ है जिससे बड़ा संरचना का निर्माण हुआ है, तो हम इस संरचना को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रकार, क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एक विमीय क्रिस्टल जालक। तो एक विमीय क्रिस्टल जालक किसको बोलेंगे? अगर किसी घटक कण की एक दिशा में अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उस क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे एक विमीय। एक ही दिशा में केवल हो रहा हो तो उस संरचना को हम लोग बोलेंगे एक विमीय क्रिस्टल जालक। और द्विविमीय किसको बोलेंगे? अगर किसी घटक कण की पुनरावृत्ति दोनों दिशाओं में हो रही है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको एक्स और इसको वाई, तो ये केवल एक्स एक्सिस में गया है तो ये एक दिशा एक विमीय। और अगर 2 दिशाओं में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसको बोलेंगे द्विविमीय एकक कोष्ठिका या द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इधर भी हो रहे हैं और इधर भी हो रहा है, तो ऐसे क्रिस्टल जालक को हम लोग बोलेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक। तीसरा आता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एक्स दिशा में भी घटक कण जाए, वाई दिशा में भी घटक कण जाए और जेड दिशाओं में भी अगर घटक कण उपस्थित है या उसकी पुनरावृत्ति हो रहा है तो ऐसी संरचना को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का ये एग्जाम्पल है। एक घटक, एक एकक कोष्ठिका को यहाँ रखा गया है, फिर एकक कोष्ठिका इधर रखी गई है, फिर एकक कोष्ठिका